We have been discussing about periodontic synopsis और 3 वीडियोस हमने इसके ऊपर बनाई हैं periodontics के synopsis के ऊपर, और आज हम फर्दर कंटिन्यू करने वाले. दिस इज द 4th वीडियो फॉर द पीरियोडोंटिक साइनॉप्सिस एंड आई होप कि नेक्स्ट 2 वीडियोस में ये टोटल साइनॉप्सिस कंप्लीट हो जाएगा. तो जितना भी इम्पोर्टेंट साइनॉप्सिस जो भी टॉपिक है पीडो का, तो वो इन 5 वीडियोस में सारा कंप्लीट हो जाएगा. तो आप अगर इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड यू डोंट नो what I am up to, then I'll let you know कि हम MDS की प्रिपरेशन के लिए फिलहाल पीरियोडोंटिक्स कर रहे हैं और पीरियोडोंटिक्स का साइनॉप्सिस कर रहे हैं. साइनॉप्सिस की 3 वीडियोस आ चुकी हैं. दिस इज द 4th वीडियो और 5th वीडियो में हम सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट साइनॉप्सिस कवर कर लेंगे. उसके बाद मैं आगे चलूंगी कम्युनिटीज की तरफ, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री की तरफ. तो क्योंकि उसमें साइनॉप्सिस एज सच मेरी बुक में गिवन नहीं है, तो आई विल बी डूइंग द क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस में काफ़ी एक्सप्लेनेशन दी हुई है. तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस ना करके उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट नोट्स बना लूंगी, ताकि दैट विल बी ईजियर. क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना फिर ऑप्शन देखना, दैट बिकम अ लिटिल, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है उस चीज़ के अंदर. तो मैं सोचूं कि आई मेक सम इम्पॉर्टेंट नोट्स, ताकि डायरेक्ट नोट्स, डायरेक्ट पॉइंट्स हों तो ईजी रहेगा याद करने में. बिकॉज कम्युनिटी जो होती है उसमें समझने का भी होता है, याद करने का भी होता है, फॉर्मूलेज भी होता है, उसमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी होता है. सो इट्स अ गुड फन. लाइक कम्युनिटी इंटरेस्टिंग होती है लोगों को. कम्युनिटी बहुत मुश्किल लगती है, बट मैंने जो पढ़ा था तो मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, इट्स क्वाइट नाइस ऑल्सो. थोड़ा डिफिकल्टी ये है कि थोड़ा फॉर्मूलेज वगैरह याद रखने पड़ते हैं, थोड़े कंसेप्ट याद रखने पड़ते हैं, बट रादर इजी क्वेश्चंस उठ के आते हैं कम्युनिटी से. Okay, so also a very big thanks to each and everyone who supported me in growing my subscribers, and I congratulate each of you जिन्होंने मुझे support किया, जिन्होंने videos like करी, share करी, इन सब के लिए very big thank you, because I have covered like 100 subscribers and there is a lot more to go. तो अगर आपको मेरी वीडियोस ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती हैं, यूजफुल लगती हैं, इन्फॉर्मेशन लगती हैं, तो आप उनको लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं. सो थैंक यू. और अब हम बिना टाइम वेस्ट करे आगे की तरफ चलते हैं. अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता कि कौन सा क्या टॉपिक चल रहा है, राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग द पॉइंट नंबर 41. तो आप पीछे मेरी चैनल में से सर्च कर सकते हैं पीरियोडोंटिक साइनॉप्सिस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको मिल जाएगा. दिस इज पीरियोडोंटिक साइनॉप्सिस पार्ट 4. और मैं यूजुअली पल्स बुक यूज करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर यही बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे कंसेप्ट दे रखे हैं. आप खरीदिए, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा. अगर आप एमडीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, राइट नाउ आप अपनी डेंटिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे हैं, आप इंटर्न हैं या फिर आप 3rd ईयर स्टूडेंट है, फाइनल ईयर स्टूडेंट है, तो दिस विल बी हेल्पफुल. बट बेटर यही रहेगा कि आप अपनी इंटर्नशिप में अगर आ जाते हैं तो आपके पास लॉट ऑफ फ्री टाइम होता है, बिकॉज 3rd ईयर फाइनल ईयर में प्रैक्टिकल काम भी बहुत ज़्यादा होता है. तो आई थिंक इंटर्नशिप में आपको स्टार्ट करना चाहिए. वैसे तो 3rd ईयर में ही लोग स्टार्ट कर देते हैं, बट आई थिंक कॉलेज का बर्डन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यू विल नॉट बी एबल टू कोप अप. सो मे बी फ्रॉम माई थिंकिंग बेस्ट टाइम ये होता है कि आप फाइनल ईयर से जैसे ही फ्री होते हैं तब आप पढ़ना शुरू करिए इन बुक को, बिकॉज इट्स वेरी गुड बुक, बहुत अच्छे कंसेप्ट दिए हुए हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम बात कर रहे थे बहुत सारी ड्रग्स की, बहुत सारे ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स की. ये जो टेबल था, हमने लास्ट वीडियो में टेबल डिस्कस किया था. इस टेबल के अंदर बहुत सारी इस टेबल के अंदर बहुत सारी ड्रग्स थी जो हमने डिस्कस करी थी, उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करा था. अभी हम थोड़ा सा और डिटेल डिस्कस कर रहे हैं कि क्लोरल हाइड्रेट जो ड्रग हम यूज करते हैं बच्चों में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के लिए, ओरली हम इसको देते हैं क्लोरल हाइड्रेट को. सो इट्स एक्सट्रीमली वेल नोन एंड वाइडली यूज ड्रग फॉर कॉन्शियस सेडेशन. अगर आपको कॉन्शियस सेडेशन करना है, बहुत एक्सट्रीमली वेल नोन ड्रग जो हम यूज करते हैं वो क्लोरल हाइड्रेट होता है. तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आपको डिफरेंट ड्रग्स की चॉइसेस दे सकते हैं और क्वेश्चन हो सकता है कि इट कॉमनली यूज फॉर कॉन्शियस सेडेशन या वाइडली नोन फॉर कॉन्शियस सेडेशन. तो आपको क्लोरल हाइड्रेट चूज करना है उसमें से. नेक्स्ट पॉइंट है एफबोडोंटिक्स. क्या होता है? एफबोडोंटिक्स एक ऐसी टर्म होती है जो एडोलेसेंट वाली डेंटिस्ट्री होती है उसके लिए यूज करते हैं, जिसमें एडोलेसेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है. दैट
that term is called as F-Bourdon-Tex. Next is occult or hidden Caries lesion. अब हिडन केरीज लेशन का क्या मतलब होता है? ऐसे केरीज जो है एक्चुअली बट वो हिडन है, वो दिखती नहीं है, ऑकल्ट हम उसको कहते हैं. आर नॉट क्लिनिकली डायग्नोस्ड बट डिटेक्टेड ओनली ऑन रेडियोग्राफ्स. दीज lesions are not associated with microorganisms different to those found in other carious lesions. It is believed that increased fluoride exposure encourages remineralization and slows down the progress of caries in the pit and fissure enamel while cavitation continues in the dentine. मतलब क्या कह रहा है ये? ऐसा लेजन होता है जो बन जाता है शुरू में, लेकिन अगर हमारे मुंह में फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है तो उस फ्लोराइड की वजह से रीमिनरलाइजेशन हो जाती है, तो ऊपर की जो इनामल होती है वो वापस से इंटैक्ट हो जाती है, वापस से बन जाती है, लेकिन अंदर डेंटिन में जब वो लेजन पहुंच जाता है तो वो बढ़ता रहता है. ऊपर से हमें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है बट अंदर लेजन होता है. तो ये मास्किंग इफेक्ट होता है, मास्क बाय रिलेटिवली इंटैक्ट एनामल. These hidden lesions are fluoride bombs और fluoride syndrome. इसको हम fluoride bombs और fluoride syndrome कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली fluoride की वजह से होता है. So this is very important thing. सब कुछ क्लिनिकली नहीं देखना चाहिए. क्लिनिकली जितना दिखता है हो सकता है उससे कहीं ज्यादा रेडियोग्राफिकली आपको दिखे, और कभी कभी क्या होता है कि रेडियोग्राफिकली जितना दिखता है हो सकता है उससे कई ज्यादा क्लिनिकली भी दिखाई दे. सो दोनों चीजें आपको यूज करनी चाहिए डायग्नोसिस के लिए. सो दिस इज अवर फ्लोराइड बॉम्ब फ्लोराइड सिंड्रोम पेपर में आ सकता है, ऑकल्ट और हिडन केरीज लेशन टर्म उठ के आ सकती है. नेक्स्ट इज केरीज ट्राइड, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कीज ने हमें दिया था. इसके अंदर 3 चीजें होती हैं. एक टिप्स होता है, एक हमारे पास एजेंट होता है, और एक हमारे पास सबस्ट्रेट होता है. ठीक है, एजेंट सबस्ट्रेट एजेंट माइक्रोफ्लोरा को ही एजेंट कहते हैं. कॉमनली 4 एजेंट हमने पहले भी पढ़े थे. हमने इसके लिए छोटा सा निमोनिक भी पढ़ा था. ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, वेलोनेला, नाइजेरिया, और एक और था हमारे पास. आप बता सकते हैं, आपको याद नहीं है तो आप भी जाके देख सकते हैं. ये चारों चीजें, ये चारों ऑर्गेनिजम्स से बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेप्टोकोकस, नाइजीरिया, एक्टिनोमाइसीस एंड वेलोनेला. इसके लिए एक छोटा सा निमोनिक पढ़ा था कि स्ट्रिप्स वाला टॉप पहनकर निकली हैं बट एक्ट लाइक वेल बीइंग. मतलब क्या होता है कि यूजुअली जब हम कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल हो जाता है तो एक्ट लाइक वेल बीइंग, तो इसमें जो वर्ड स्ट्रिप्स है और पहन वेलोनेला है, एक्ट का एक्टिनोमाइसीस है, और वेल का वेलोनेला है. तो ये वर्ड्स निमोनिक आप सोच यूज कर सकते हैं. कुछ अच्छा खास निमोनिक है नहीं, बट या जस्ट फॉर लाइक रिमेम्बरिंग दोज 4 एजेंट्स. नेक्स्ट आगे हम बात चलते हैं. हमारे पास केरीज टेट्रोलॉजी के बारे में यहाँ पे बात करा हुआ है. क्या था कि जो कीज ने हमें 4 पॉइंट्स दिए थे केरीज की. मतलब ये जो पॉइंट्स इनकी एसोसिएशन की वजह से केरीज होती है, जिसकी जो सबस्ट्रेट होता है, जो टूथ होता है, जो माइक्रोफ्लोरा होता है, इनकी वजह से होता है. तो जो न्यूबॉर्न था उसने क्या किया था, इन 3 वर्ड्स में एक और वर्ड ऐड कर दिया था, टाइम, और ऑल्सो ऐड कर दिया था, और कहा था इन चारों की एसोसिएशन की वजह से केरीज होती है. तो टर्म उसने केरीज टेट्रोलॉजी यूज किया था. ठीक है, फिर क्रिटिकल पीएच फॉर डीमिनरलाइजेशन पहले भी फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 5.2 टू 5.5 अगर हमारी पीएच जाती है माउथ की तो डीमिनरलाइजेशन डीमिनरलाइजेशन होने के बहुत चांसेस होती है. मतलब इनामल के निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. ट्रेस एलिमेंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं, सेलेनियम, कैडमियम, ठीक है, और लेड और बेरियम हैव बीन फाउंड टू इंक्रीज द केरीज एक्सपीरियंस. इसका भी छोटा सा निमोनिक बनाया था हमने. सेलेनियम का सेलिना गोमैज बनाया था. कैडमियम को कैडबरी बनाया था कि सेलिना को कैडबरी बहुत पसंद है. साथ में लेड और बेरियम, जैसे कि पेंसिल्स होती हैं, तो सेलिना पहले पेंसिल्स भी खाती थी जब वो छोटी थी. तो पेंसिल्स में क्या होता है, लेड होता है, और वो उसको बियर नहीं कर पाती थी तो उसको स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, तो बेरियम से बियर बन सकता है. बहुत ही नॉनसेंस बहुत ही नॉनसेंस निमोनिक्स हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि नॉनसेंस चीजें काम आ जाती हैं. Let's jump to another topic, that another point, that is point number 47. 47 में ये दिखा हुआ है कि recent method of illustrating the interaction of factor contributing to development of caries, that is karyogram. बार्थल एक पर्सन था जिसने हमें केरियोग्राम के बारे में बताया था, और उसने कहा था कि एक ऐसा रिसेंट मेथड है जो इलिस्ट्रेट करता है इंटरेक्शन ऑफ फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ केरीज. इसमें हम एक पाई चार्ट की फॉर्म से 5 सेक्टर्स बनाते हैं डिफरेंट कलर्स के, 5 कलर्स के,
और उसकी वजह से हम बता सकते हैं, इलस्ट्रेट कर सकते हैं इंटरेक्शन वेरियस फैक्टर्स की, कौन कौन से फैक्टर्स इंटरेक्ट करके केरीज कॉज करने वाले हैं। तो केरियोग्राम एक ऐसा मेथड होता है। ग्राम केरियोग्राम जो होता है वो पाई चार्ट को यूज करता है। ठीक है, टर्म है, आ सकती है, बार्थिल ने दिया था, पीजीआई के पेपर में आया हुआ था एक बार। नेक्स्ट जो है दैट इज another one, that is the principle of FOTA। कई बार आपसे FOTA पेपर में पूछा जाता है, बच्चों को पता नहीं होता है FOTA क्या होता है। फाइबर ऑप्टिक ट्रांस इल्यूमिनेशन इसका टर्म होता है। is that is a different index of light transmission for decayed and tooth sound। मतलब क्या कहता है ये, डिकेड्स टीथ के लिए एक अलग टाइप की इंडेक्स होती है लाइट ट्रांसमिशन की। मतलब अगर हम डिकेड टूथ में से लाइट को ट्रांसमिट करते हैं तो उसका एक इंडेक्स अगर हम मेजर करें तो वो डिफरेंट होता है। अगर हम एक साउंड टूथ, हेल्दी टूथ में से अगर लाइट को पास करें तो उसका जो इंडेक्स आएगा उसमें से डिफरेंट होगा। तो यही चीज हमने यूज करी है इस चीज को देखने के लिए। और टूथ डिके का लोअर इंडेक्स होता है, मतलब हमें पता चल जाएगा कि भी अच्छा ये इंडेक्स लोअर आया है, इसका मतलब यहाँ पे टूथ डिके है। साउंड टूथ के कंपैरिजन में जो डिकेड टूथ होते हैं उनका जो इंडेक्स होता है लाइट ट्रांसमिशन का वो लो होता है। तो एफओटीआई इज प्रूवन टू बी इफेक्टिव इन एंटीरियर रीजन। एंटीरियर रीजन में उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। साथ में क्या होता है, एरिया ऑफ डिके शो अप एज अ डार्क एंड शैडो। जो डिके एरिया होता है वहां पे डार्क एंड शैडो एरिया भी होता है। सो दैट्स अ प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन द ट्रांस इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट, डिफरेंट इंडेक्स ऑफ लाइट ट्रांसमिशन फॉर डिकेड एंड साउंड टीथ। तो ये इसका प्रिंसिपल है एफओटीआई का। बहुत ज्यादा हम इसको यूज करते हैं केरीज को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम डायग्नोडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्नोडेंट एक नया मेथड है केरीज डिटेक्शन का, इससे भी क्या आप केरीज डिटेक्ट कर सकते हैं, विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरोसेंस। ये फ्लोरोसेंस के बेस पे, फ्लोरोसेंस मतलब कलर आना। ठीक है, लाइट जो पास होगी तो एक कलर आएगा। The system has a range of -9 to 99, with -9 being the value where the tooth is healthiest, and the advantage lies in the early pre-cavitation stage of caries detection। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि प्री कैविटेशन, कैविटी होने से पहले अगर हम इसको देखना चाहें कि भी यहाँ पे कैविटी होगी नहीं होगी, तो ये पहले से ही हमें बता देगा कि भी यहाँ पे कैविटी हो सकती है, हम उस चीज का इलाज कर सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू यूज इन द डेंटिस्ट्री। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारे पास बहुत सारी डाइज हैं जो केरीज डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। पेपर में उठ के आता है क्वेश्चन, कौन सी डाई इनामल के लिए होती है, कौन सी डेंटिन के लिए होती है। मतलब अगर डेंटाइनल केरीज है तो कौन सी डाई यूज करेंगे आप, इनामल केरीज है तो कौन सी डाई। तो कैल्सीन, जाइगो, ZL22, फ्यूशन एंड एसिड रेड सिस्टम, ये चार चीजें हम इनामल केरीज के लिए यूज करते हैं। और आई एम सॉरी, फ्यूशन, कैल्सीन, जाइगो एंड फ्यूशन हम इनामल के लिए यूज करते हैं, और एसिड रेड सिस्टम और अल्फा अमाइनो एक्रिडीन हम डेंटाइनल केरीज के लिए यूज करते हैं। अब आप याद कैसे रखोगे, आपको उसका कोई ना कोई स्टूपिड सा निमोनिक बनाना पड़ेगा तभी आपको उसका याद रहेगा। इनामल केरीज, डेंटाइनल केरीज। इतनी सी बात याद रखिए कि डेंटीन के लिए कौन सी यूज करते हैं, डेंटीन के लिए एसिड रेड यूज करना है और अल्फा अमाइनो एक्रिडीन यूज करना है। अल्फा वर्ड डेंटीन के लिए यूज करते हैं AD, अल्फा D, और एसिड रेड ए से अल्फा, ए से एसिड, एसिड रेड हम यूज करेंगे डेंटीन के लिए। बाकी बचा कैल्सीन, जाइगो, फ्यूशन। तीन वर्ड्स वैसे याद रह सकते हैं, कैल्सीन, जाइगो, फ्यूशन वी यूज फॉर एनामल केरीज। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमें बताया हुआ है, बिस गामा इज द बेस रेजिडेंट टू मोस्ट ऑफ कमर्शियल सीलेंट। सबसे पहली बात, सीलेंट्स क्या होता है। हम बहुत सारे सीलेंट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करे हुए हैं, पिट एंड फिशर सीलेंट्स भी बहुत सारे होते हैं। पिट और फिशर्स में, दांतों के पिट्स और फिशर्स में जब हल्की हल्की कैविटी बननी शुरू हो जाती है तो वहां से चांसेस होते हैं कि केरीज की फॉर्मेशन होगा। तो हम वहां पे पहले से ही पिट एंड फिशर सीलेंट लगा देते हैं ताकि वो चीज ना हो। तो उस सीलेंट के अंदर एक बेस रेजिन होता है, वो बिस गामा होता है और मोस्ट कमर्शियली यूज्ड होता है। और साइनोएक्राइलेट्स आर द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड पिट एंड फिशर सीलेंट्स। पिट एंड फिशर सीलेंट्स में भी अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सा वाला सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट एवर, तो फर्स्ट एवर इज साइनोएक्राइलेट्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अब रबर डैम के बारे में।
कौन से रबर डैम होते हैं, टाइप कौन सी होती है. रबर डैम वॉज डेवलप्ड बाय बार्नम. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बार्नम ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. लेटेक्स रबर डैम शीट इज अवेलेबल इन 5 and 6 inches, while non-latex rubber dam sheet is available in 6 inches. दो टाइप की होती हैं, एक लेटेक्स रबर की होती है, एक नॉन लेटेक्स रबर की होती है. लेटेक्स नॉन लेटेक्स रबर की एक ही टाइप की होती है 6 की, बाकी लेटेक्स वाली 5 और 6 इंचेस में होती हैं. नेक्स्ट gonna talk about in primary dentition rubber dam is routinely placed over CDE. CDE क्या होता है? प्राइमरी डेंटिशन में प्रीमोलर नहीं होते, तो प्रीमोलर तक बचा क्या? कैनाइन बचा, पहला मोलर बचा, दूसरा मोलर बचा. तो कैनाइन पे, फर्स्ट मोलर पे, सेकंड मोलर पे ही हम रबर डैम लगाते हैं प्राइमरी डेंटिशन. अब हम बात करें एक नई चीज के बारे में, दैट इज काइनेटिक कैविटी प्रिपरेशन, KCP. सो व्हाट इज काइनेटिक कैविटी प्रिपरेशन? Kinetic cavity preparation, which use fine particles of powder fired at high speed in controlled manner instead of traditional high and low speed drills. Advantages of this technique are that no vibrations or pain sensations and also no need for anesthesia in most cases. कैविटी प्रिपरेशन करनी है, नाम से ही समझ में आ रहा है, काइनेटिक तरीके से, मतलब यहाँ पे हम छोटे छोटे फाइन पाउडर्ड पार्टिकल्स से कैविटी बनाते हैं और ये इतनी हाई स्पीड में बॉम्बार्ड किए जाते हैं जिससे कैविटी बनती है. फर्क क्या होता है कि इस टेक्निक को यूज करके कोई पेन नहीं होता, कोई वाइब्रेशन फील नहीं होती पेशेंट को, और किसी एनेस्थीसिया की भी जरूरत नहीं होती. कई बार कई पेशेंट्स को दर्द होता है कैविटी बनाते टाइम, तो एनेस्थीसिया देना पड़ता है, तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती. सो दैट्स अ वेरी एडवांस टेक्निक, काइनेटिक कैविटी प्रिपरेशन, जिसमें वी यूज फाइन पार्टिकल्स ऑफ पाउडर विच आर फायर्ड एट हाई स्पीड. सो दैट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट. Next is who developed GIC? Wilson and Kent. Wilson and Kent, आपको नाम याद रखना है, Wilson and Kent. ठीक है, मतलब आप एक ऐसा पर्सन याद रख सकते जिसके पास बहुत सारी विल थी, बहुत सारे पैसे थे और वो कैंट दिखता था, तो विल्सन कैंट ने GIC डेवलप करा था. That's a very stupid mnemonic, I know, but I hope it will help you to remember it. Next, ART restorations or atraumatic restorative treatment. What is ART restorations? ART restorations को हम atraumatic restorative treatment भी बोलते हैं. atraumatic मतलब बिना किसी ट्रॉमा को किए restoration करना, that is ART restorations, and is the placement of restorative material जैसे कि GIC in the large occlusal cavity. Once the bacterial involvement is eliminated, the further ingress prevented, it is possible for tooth structure to heal. एक बार सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है ART में, सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान क्या रखना होता है कि बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट, मतलब जितना भी इन्फेक्टेड एरिया होता है उसको जरूर निकालना है. जिसमें आपको लगता है कि भी हाँ ये इन्फेक्टेड एरिया है, इसको अगर छोड़ दिया तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उतना एरिया निकाल के फिर अगर आप उसके ऊपर GIC लगाते हैं आराम से, तो टूथ स्ट्रक्चर के हील होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो इस टाइप का ट्रीटमेंट एट्रोमैटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट होता है जिसमें GIC प्लेसमेंट करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास स्टेनलेस स्टील क्राउन्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है. स्टेनलेस स्टील क्राउन किसने इंट्रोड्यूस किया था? हम्फ्रे ने इंट्रोड्यूस किया था. आप दो टाइप के होते हैं, स्टेनलेस स्टील क्राउन रॉकी माउंट यूनिटेक वाले होते हैं, और एक निकल बेस क्राउन होते हैं जिनको हम इनकोनेल 600 कहते हैं. इतनी बार पढ़ लिया, ये याद ही नहीं होता आपको, इसका कुछ ना कुछ मॉर्निंग टाइप बनाना पड़ेगा. एक होता है स्टेनलेस स्टील क्राउन रॉकी माउंट यूनिटेक, और एक होते हैं निकल बेस क्राउन जिनको हम इनकोनेल 600 बोलते हैं. कॉम्पोजिशन सबकी, कंपोनेंट सबके सेम है, दोनों में क्रोमियम है, निकल है, आयरन है और अदर एलिमेंट्स हैं. फर्क क्या है कॉम्पोजिशन का? स्टेनलेस स्टील वाले में क्रोमियम कम है, 17 to 19% है. एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम क्रोमियम निकल बेस्ड में भी इतना ही है, 14%. ठीक है, इतना ही रहता है, क्रोमियम नहीं बढ़ता. फर्क आ जाता है निकल का और आयरन का. स्टेनलेस स्टील वाले में निकल कम होता है और निकल बेस क्राउन में निकल ज्यादा होता है. ऑब्वियस सी बात है, निकल बेस वाले में निकल ऑलमोस्ट 72% होता है, वाइल इसी का उल्टा स्टेनलेस स्टील क्राउन वाले में आयरन ज्यादा होता है. वहां पे निकल 72% था, यहाँ पे आयरन अप्रॉक्स 67% होता है.
ठीक है। स्टेनलेस स्टील क्राउन में निकल कम होता है, 10 to 13% होता है। वहीं का उल्टा निकल बेस्ड वाले में आयरन कम होता है, दैट इज 6 to 10% होता है। अदर एलिमेंट्स ऑलमोस्ट 4 to 8% रहता है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बट आप देख सकते हैं कि दोनों में रिवर्स सिचुएशंस होती हैं। क्रोमियम ऑलमोस्ट 14, 17, 19 के बीच में रहता है। फर्क आता है निकल आयरन का। आयरन वाले स्टेनलेस स्टील वाले में आयरन ज्यादा होता है, 67% अप्रॉक्स 70% लगा लो आप। उसी तरह से निकल बेस्ड वाले में निकल ज्यादा होता है, 72%, अराउंड 70%। वही दूसरी चीज जो कम हो जाती है दैट इज आयरन। ऊपर वाले में स्टेनलेस स्टील वाले में आयरन 67% है, नीचे वाले में आयरन 6 to 10% है। तो अब नीचे आयरन 6 to 10% है, तो निकल ऊपर ऑलमोस्ट 10 to 13%। तो 6 to 10, 10 to 13 ऑलमोस्ट लाइक अराउंड हो गया। तो यही सिचुएशन दोनों में रहती है। कंपोनेंट सेम है, थोड़ा बहुत कॉम्पोजिशन फर्क होता रहता है। फिर हम आगे बात करने वाले हैं इंडिकेशंस ऑफ स्टेनलेस स्टील क्राउन, मतलब आपको कहाँ कहाँ स्टेनलेस स्टील क्राउन देना चाहिए। वेयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ गिविंग। सबसे पहला पॉइंट आता है एक्सटेंसिव डिके इन प्राइमरी एंड यंग परमानेंट टीथ। प्राइमरी टीथ और परमानेंट टीथ, यंग परमानेंट, नॉट परमानेंट, यंग परमानेंट, इन दोनों में अगर डिके हो जाती है, एक्सटेंसिव डिके हो जाता है, तो आपको देना पड़ेगा फॉर टीथ विद डेवलपमेंटल एंड हाइपोप्लास्टिक डिफेक्ट्स। अगर काफी ज्यादा डेवलपमेंटल और हाइपोप्लास्टिक डिफेक्ट्स हैं उसमें देना पड़ेगा। पल्प थेरेमी में देना पड़ेगा। प्रिवेंटिव रेस्टोरेशन में देना पड़ेगा। और हाईली ससेप्टेबल टू केरीज, मतलब आप नहीं चाहते कि उनमें केरीज हो, आप प्रिवेंट करना चाहते हो, तो आप उसमें भी क्राउन दे सकते हो। एज अ अबटमेंट भी आप दे सकते हो। लेट मी शो यू। आप अबटमेंट की फॉर्म में भी दे सकते हो, ठीक है। स्पेस मेंटेनर की फॉर्म में, मतलब अगर कहीं पर दांत नहीं है तो आप उस जगह पे जहाँ पे दांत नहीं है वहां पे आप अवॉटमेंट की तरह इस स्टेनलेस स्टील क्राउन को लगा सकते हो, प्रोस्थेटिक अप्लायंस की तरह लगा सकते हो। टेम्परेरी रेस्टोरेशन अगर फ्रैक्चर टूथ की हुई है उसके ऊपर आप इसको लगा सकते हो। ब्रक्सिज्म के केस में आप दे सकते हो। एंड इन केस ऑफ सिंगल टूथ क्रॉस बाइट बाय रिवर्स स्टेनलेस स्टील क्राउन, सिंगल टूथ रिवर्स क्रॉस बाइट अगर है, सिंगल टूथ क्रॉस बाइट अगर है तो रिवर्स स्टेनलेस स्टील क्राउन उसमें दिया जाता है, रिवर्स वाला होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस आपको पता होनी चाहिए। अब हम बता रहे हैं कि अगर किसी बंदे को क्राउन दोगे, ठीक है, तो क्राउन अगर आप दोगे तो नीचे वाला दांत जिसके ऊपर आप लगा रहे हो क्राउन, उसको थोड़ा सा साइज में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ऑक्लूजली आपको उसको 1.5 से 2 mm रिड्यूस करना पड़ेगा। प्राइमल रिडक्शन अगर आप कर रहे हो तो 1 to 1.5, 1 से 1.5 रिड्यूस करना पड़ेगा mm। और अगर आप बक्कोलिंगुअल रिडक्शन कर रहे हो आगे पीछे की तरफ तो आपको वेरी मिनिमल और नो रिडक्शन। बक्कोलिंगुअली ज्यादा रिड्यूस नहीं करते, बस एक प्राइमल रिडक्शन होती है और एक ऑक्लूजल रिडक्शन होती है। प्राइमल रिडक्शन 1 से 1.5 mm होती है, ऑक्लूजल रिडक्शन 1.5 से 2 mm होती है। अब हमने रिड्यूस तो कर दिया, लेकिन हमें एक लाइन बनानी पड़ेगी, फिनिश लाइन बनानी पड़ेगी। और फिनिश लाइन स्टेनलेस स्टील क्राउन में फेदर एज होती है, फेदर एज फिनिश क्राउन होती है। एंड द क्राउन शुड एक्सटेंड वाले में बिलो द जिंजाइवल क्रस्ट, मतलब अगर आप उसको लगा रहे हो ऐसे नहीं है कि वो पूरा लेवल में आ जाए जैसे पहले था, नहीं, थोड़ा सा अंदर डीप जाता है, 1 mm डीप तक जाता है। अब हम बात करेंगे ZOE पेस्ट के बारे में, दैट प्रोबेबली मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिलिंग मटेरियल फॉर प्राइमरी टीथ। प्राइमरी टीथ के लिए, बच्चों के दांत के लिए सबसे ज्यादा ZOE हम यूज करते हैं फिलिंग मटेरियल के रूप में। अंडर फिलिंग और डिफरेंस बिटवीन इट्स रेट ऑफ रिजॉर्प्शन एंड दैट ऑफ टूथ रूट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ ZOE पेस्ट। अंडर फिलिंग कभी कभी हो जाती है, डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ रिजॉर्प्शन हो जाता है कई बार, तो ZOE पेस्ट में ये डिसएडवांटेजेस होती हैं। बाकी मोस्ट कॉमनली ZOE यूज किया जाता है। फिर एक KRI पेस्ट आता है, आइडोफॉर्म पेस्ट होता है जिसमें लॉन्ग लास्टिक बैक्टीरियल पोटेंशियल होता है, बैक्टीरियासाइडल। अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है दांत में तो उसको खत्म करने में हेल्प करता है। सिंस आइडोफॉर्म पेस्ट डज नॉट सेट इनटू हार्ड मास, इट कैन बी रिमूव्ड इफ रीट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। दूसरी चीज क्या होती है कि KRI पेस्ट जो होता है वो सॉफ्ट रहता है, हार्ड नहीं होता टाइम के साथ। तो आप अगर आप दोबारा अपॉइंटमेंट के लिए आते हैं तो आप उस पेस्ट को हटा करके इस पे कुछ रीट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर आता है वेटापेक्स, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आइडोफॉर्म। ये दो कॉम्बिनेशन से बना है, इसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी देते हैं और आइडोफॉर्म भी देते हैं। इजी टू अप्लाई होता है, रिजॉर्ब एट स्लाइटली फास्टर रेट होता है।
जो जेडोई पेस्ट की प्रॉब्लम थी कि रिजॉल्व नहीं हो रहा था, ये जल्दी हो जाता है देन that of root and has no toxic effect on permanent toxic effect भी नहीं होता. For these reasons, the calcium hydroxide iodoform mixture is considered as nearly ideal filling material. जो आइडियल फिलिंग मटेरियल है बच्चों में वो वीटापैक्स होता है, लेकिन कॉमनली फिल्ड मटेरियल जेडोई रहता है और के आर आई पेस्ट बैक्टीरियोसाइडल पोटेंशियल के साथ होता है. सिंस गटा पर्चा इज नॉट रिजॉर्बेबल मटेरियल, इट इज यूज्ड इन कॉन्ट्राइंडिकेशन, इट इज यूज्ड इट्स यूज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्राइमरी टीथ. सब सीधी सी बात एक पता होनी चाहिए, गटा पर्चा जो होता है ना, गटा पर्चा वो नॉन रिजॉर्बेबल होता है, वो रिजॉर्ब नहीं होता, इसलिए हम उसको प्राइमरी टीथ में नहीं देते. दैट्स व्हाई इट इज नॉट गिवन इन द प्राइमरी टीथ, क्योंकि वो रिजॉर्ब नहीं होगा, दांत निकलने की कोशिश करेगा तो वो उसको निकलने नहीं देगा, क्योंकि वो वहीं पे पड़ा रहेगा, रिजॉर्ब नहीं होगा तो दांत निकलेगा नहीं, दांत नहीं निकलेगा तो परमानेंट टीथ आने में मुश्किल होगी, माल अलाइनमेंट हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी. दैट्स व्हाई गटा बच्चा बच्चों में नहीं देते. नेक्स्ट ऑप्शन इज कॉम्पोजिशन ऑफ कॉमनली यूज रूट कैनाल मटेरियल्स फॉर प्राइम. अब अगर बच्चों में आरसीटी करने की जरूरत पड़ जाती है तो कौन कौन से मटेरियल्स हमें यूज करने हैं आरसीटी में. वीटापैक्स यूज कर सकते हो, मैसितो पेस्ट, केआरआई पेस्ट और वॉक ऑफ पेस्ट. वीटापैक्स पेस्ट हमने भी पढ़ा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आइडोफॉर्म पेस्ट होता है. मैसितो पेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे हम ZnO, आइडोफॉर्म, थाइमोल, क्लोरमफेनोल कैम्फर और लेनोलिन, ये तीनों चीजें डाल देते हैं. केआरआई पेस्ट हमने पहले पढ़ा था, केआरआई पेस्ट में आइडोफॉर्म होता है मेनली, साथ में इसमें कैम्फर, पैराक्लोरफिनोल और मेंटोल भी होता है. वॉक ऑफ पेस्ट जो होता है इसमें पैराक्लोरोफेनोल, कैम्फर एंड मेंटोल होता है. आप थोड़ा सा एक चीज याद कर लीजिए, वॉक ऑफ याद कर लीजिए. वॉक ऑफ में आप पैराक्लोरोफिनोल और कैम्फर और मेंटोल याद कर लीजिए. इसी में अगर आप आइडोफॉर्म मिला देते हो तो केआरआई पेस्ट बन जाएगा. ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए. फिर आता है हॉट लिंगुअल आर्च एंड लिप बम्पर आर द फिक्स्ड स्पेस रिगेनर्स यूज फॉर रिमूविंग द मोलर, यूज फॉर मूविंग द मोलर डिस्टली. अगर आपको मोलर बच्चों का जो जाड़ है डिस्टली मूव करवानी है या फिर स्पेस रिगेनर के टाइप में यूज करना है तो आप हॉट लिंगुअल आर्च और लिप बम्पर, एक आर्च और एक लिप बम्पर दोनों यूज कर सकते हो. तो ये सारी बातें थी क्राउन की. अब हम चलते हैं आईक्यू की तरफ. आईक्यू का फॉर्मूला दिया हुआ है मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100. आईक्यू इज डिफाइंड एज मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज इंटू 100. छोटा सा टेबल दिया हुआ है. नॉर्मली जो 90 से 110 के बीच के लोग होते हैं वो एवरेज होते हैं. हम सब नॉर्मली 90 से 110 वाले होते हैं. 110 से 120 अगर जाता है तो हाई एवरेज जाता है, फिर 120 से 140 अगर जाता है तो वो सुपीरियर हो जाता है, सीधा 20 सुपीरियर हो जाता है वो. और 140 से भी अगर ऊपर चला जाए तो वेरी वेरी सुपीरियर लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं. अब 90 110 से अगर नीचे आता है, 80 से 90 जाता है तो लो एवरेज, 70 से 80 जाता है तो बॉर्डर लाइन हो जाता है, और 60 70 से भी अगर कम हो जाता है तो मेंटली रिटार्डेड. तो आपको क्या याद रखना है, बॉर्डर लाइन कौन सा होता है, बॉर्डर लाइन 70 से 80 होता है, और 70 से कम अगर हो जाता है तो मेंटली रिटार्डेड हो जाता है. फिर हमने काफी सारे स्पेस मेंटेनर्स के बारे में बात करी यहाँ पे, गैबर्ड स्पेस मेंटेनर, लिप बम्पर और लिप प्लम्बर और हॉट लिंगुअल आर्च. तो क्या बताया हुआ है यहाँ पे स्पेस मेंटेनर्स के बारे में बताया हुआ है. जो गैबर्ड स्पेस मेंटेनर है मूव्स पोस्टीरियर टू डिस्टली एंड एंटीरियर टू मीजली. पीछे के दांतों को पीछे धकेलता रहता है और आगे के दांतों को मीजली धकेल देता है. दैट इज गैबर्ड स्पेस मेंटेनर. लिप बम्पर और प्लम्पर का काम क्या होता है, यूज्ड फॉर बायलेटरल डिस्टल मूवमेंट ऑफ फर्स्ट परमानेंट. सिर्फ अगर पहले परमानेंट मोलर को और डिस्टली मूव करवाना है, दोनों तरफ के मोलर को, पहले वाले मोलर को अगर डिस्टली मूव करवाना है परमानेंट वालों को, तो आप लिप बम्पर और प्लम्पर यूज कर सकते हैं. हॉट लिंगुअल आर्च यूज्ड ओनली व्हेन लोअर फर्स्ट मोलर alone drifted mesially, but canines and premolars has not shifted distally. मतलब ओनली लोअर फर्स्ट मोलर, खाली अकेला पहला मोलर मीजली ड्रिफ्ट कर गया, लेकिन जो कैनाइन और प्रीमोलर से अभी वो डिस्टली शिफ्ट नहीं हुए, सिर्फ पहला मोलर ही शिफ्ट हुआ है, वो भी ड्रिफ्ट हुआ है मीजली. तो आप हॉट लिंगुअल आर्च यूज कर सकते हैं. फिर एक टर्म्स आ जाती हैं, अलग अलग टाइप की टर्म्स आ जाती हैं. राइनोमैनोमेट्री क्या होता है, राइनोमैनोमेट्री और इंडक्टिव लेट्स थाई सोमोग्राफी.
इज यूज टू डिटेक्ट द एक्सटेंट ऑफ माउथ ब्रीदिंग, कितना बंदा माउथ ब्रीदिंग कर सकता है, क्या उसका एक्सटेंट रहता है, उसके लिए यूज करते हैं टर्म्स। फिर हमारे पास एक नई यूनिवर्सल क्लैंप, अब हम क्लैंप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल क्लैंप यूज फॉर स्टेबलाइजिंग रबर डैम ड्यूरिंग मिक्स डेंटिशन पीरियड इज 5.5 और 206 नंबर। एक ऐसा क्लैंप होता है जो मिक्स डेंटिशन में बच्चों में कॉमनली यूज करते हैं, आपसे बायो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो 206 नंबर का होता है, फिर 5.5 का होता है। प्रिविलेंस ऑफ जिंजिवाइटिस इन चिल्ड्रन हैज बीन रिपोर्टेड टू बी एज हाई एज 99%। बच्चों में जिंजिवाइटिस 99% प्रिविलेंस होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस 99% रहते हैं। Two unique characteristics of attached gingiva in children are dentinal clefts, interdental clefts and retrocuspid papilla। दो चीजें होती हैं बच्चों में, उनकी अटैच जिंजाइवा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो होती है इंटरडेंटल क्लेफ्ट्स, retrocuspid papilla। अब interdental clefts are normally anatomical structures found in interradicular zones underlying the saddle areas। इंटरडेंटल क्लेफ्ट्स क्या होते हैं, जो दो दांतों के बीच में होते हैं, इंटररेडिकुलर रीजन जोन्स में पाए जाते हैं। रेट्रोकस्पिड पैपिला इज फाउंड अप्रॉक्सीमेटली 1 mm बिलो द फ्री जिंजाइवा और अटैच्ड जिंजाइवा लिंगुअल टू मैंडिबुलर कैनाइन। ठीक है, 1 mm नीचे मिल जाता है फ्री जिंजाइवा से लिंगुअल टू मैंडिबुलर कैनाइन। इट अकर्स इन 85% ऑफ द चिल्ड्रन, अपरेंटली डिक्रीजेस विद एज। लिंगुअल टू मैंडिबुलर कैनाइन, ये चीज पूछ जा चुकी है पेपर में, आपको पता होना चाहिए रेट्रोकस्पिड पैपिला के बारे में। Next, the so-called probing depth of clinically normal gingival sulcus in humans is 2 to 3 mm। प्रॉबिंग डेप्थ अगर हम प्रॉब से चेक कर रहे हैं, क्लिनिकली वैसे कहते हैं, आइडियली तो कहते हैं 0 होनी चाहिए, लेकिन क्लिनिकली वो 2 से 3 नॉर्मल होती है। sulcus depth around primary teeth is comparatively greater than found around the permanent teeth। sulcus depth found around the primary teeth वो ज्यादा होती है, प्राइमरी टीथ में सल्कस डेप्थ ज्यादा होती है परमानेंट के हिसाब से, और जो मीन वैल्यू रेंज रहती है वो 1.5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। क्रोनोलॉजिकल मार्जिनल जिंजाइविटिस मोस्ट प्रेवलेंट टाइप ऑफ जिंजाइवल चेंज इन चाइल्डहुड। जिंजाइविटिस बच्चों में बहुत ज्यादा रहता है, और उसमें क्रॉनिक मार्जिनल जिंजाइविटिस, मार्जिन वाला जो है वो क्रॉनिक वाला काफी प्रेवलेंट रहता है बच्चों में। ठीक है, आई एम सॉरी मैंने थोड़ा नीचे नहीं किया, आप देख सकते हैं पॉइंट्स। एंड आई होप अब हम ज्यादा तो नहीं हो पाया इस वीडियो में, बट आई ट्राई टू कवर मोर एंड मोर इन द नेक्स्ट वीडियोस। आई होप इफ यू लाइक इट एंड इफ आई डिड a little bit informative too, then please like and subscribe. Thank you.